हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो वो है काइनेमेटिक्स। तो अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम, और स्टार्टिंग में इसके बेसिक्स पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे काइनेमेटिक्स क्या होती है, फिर उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो पहले काइनेमेटिक्स के बारे में जानते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स बेसिकली फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कि सपोज़ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, स्पीड क्या है उसकी, एक्सेलरेशन क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट कवर की है, क्या डिस्टेंस कवर की है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं काइनेमेटिक्स में। तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स में। तो पहले स्टार्टिंग में बेसिक टर्म्स ही देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में दो बेसिक टर्म आते हैं। पहला आता है मोशन और दूसरा आता है रेस्ट। तो इसका मतलब तो सबको पता होता है बेसिक, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोग मतलब मिस कर देते हैं, कई लोग नहीं बताया जाता है। तो वो क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं अगर डेफिनेशन बोलूँ मोशन की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या बोलूँगा कि सपोज if an object or a body is changing its position continuously with respect to time with respect to an observer, then the body is said to be in motion. तो यहाँ मैंने दो चीज़ बोली है, एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ क्रूशियल फैक्टर मेरा क्या है, वो है ऑब्जर्वर। ये लोग मिस कर देते हैं बहुत से लोग। तो मोशन और रेस्ट जानने के लिए, अगर किसी बॉडी का स्टेट जानना है मुझे कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, तो मुझे ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है। और यही मेजर फैक्टर जो मैं आप लोग को बताने वाला था। तो जब भी हम आगे देखेंगे कि अगर बॉडी को मुझे जानना है किसी बॉडी के बारे में, किसी बॉडी के स्टेट के बारे में, तो मुझे ऑब्जर्वर ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कौन है, देख कौन रहा है उस बॉडी को। तो उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में। तो चलिए ये क्लियर करते हैं हम आगे एग्जाम्पल से। तो सपोज़ ये एक कार है, ठीक है, ये मूव कर रही है विद सम स्पीड या वेलोसिटी v। इसके अंदर दो पर्सन्स बैठे हैं, नेम दे देते हैं, ये पर्सन A, ये पर्सन B, और एक बाहर पर्सन खड़ा है रोड पे, वो है पर्सन C, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहली बार A से पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ A से कि बताओ तुम्हें क्या लग रहा है कि वेदर B इज़ एट रेस्ट और B इज़ मूविंग। तो मैंने A से पूछा है कि बताओ B के बारे में कि क्या B मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट में है। तो सिंस ये दोनों सेम कार में हैं, बैठे हुए हैं, तो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हम सेम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और मैं अगर सामने वाले बंदे को देखूँ अपने, जो मेरे पास बैठा हुआ है, तो मुझे कुछ ये पता नहीं चलता है कि वो मूव कर रहा है। अगर गाड़ी मतलब हिल वगैरह नहीं जाता रही है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो हम मूव कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम रेस्ट में। तो अगर मैं इससे पूछूं A से कि बताओ B रेस्ट में है या मूव कर रहा है, तो A को लगेगा कि B रेस्ट में है, क्योंकि वो उसके साथ ही बैठा हुआ है सामने। टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मतलब अगर वो 5 मिनट पहले देख रहा था तो भी वो वहाँ बैठा हुआ था, फिर 2-3 मिनट बाद देख रहा है तो भी वो उसके सामने ही बैठा हुआ है। तो A को लगेगा कि B रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है। पर अगर मैं सेम क्वेश्चन C से पूछूं, अगर मैं पूछूं C से कि बताओ B मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, तो सिंस ये रोड पे खड़ा है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये मूव नहीं कर रहा है। सिंस ये खड़ा है और ये B ये गाड़ी में बैठा हुआ और गाड़ी चल रही है, तो इसके हिसाब से B क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली B से दूर जा रहा है। तो इसको लगेगा कि नहीं B तो मूव कर रहा है। और जब मैं A से पूछा था तो A कह रहा था नहीं B रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। तो यहीं से डेफिनेशन आती, यहीं से ज़रूरत पड़ती है ऑब्जर्वर की, मोशन और रेस्ट डिफाइन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू C, B क्या कर रहा था, B इज़ इन मोशन, B मोशन में था। जब मैं C से पूछा तो B मोशन में था, और जब मैं
अकॉर्डिंग टू ए बी इज एट रेस्ट। और जब मैं ए से पूछा बी के बारे में तो ए बोला कि नहीं, बी रेस्ट में, वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था जो मोशन और रेस्ट डिफाइन किया था, वो था क्या, ऑब्जर्वर्स, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। तो ये था फैक्टर जो बता रहा था मोशन और रेस्ट के बारे में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मोशन और रेस्ट जो टर्म्स हैं वो रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। अगर ऑब्जर्वर चेंज होगा तो बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है। अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिए मूव कर रही है तो वो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे भी हो सकती है। जैसे सी के लिए बी मूव कर रहा था पर ए के लिए बी रेस्ट पे था। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है या रुकी हुई है, देख कौन रहा है उसको, उस पर डिपेंड करता है। तो ये था इम्पॉर्टेंट, ये लोग मिस कर देते हैं जनरली, पर ये ध्यान में होना चाहिए। अब अगली चीज़ आती है वो है रेफरेंस फ्रेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस फ्रेम, तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन दूँ रेफरेंस फ्रेम का, मतलब अगर कोई पूछ ले तुमसे कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है मुझे बताओ, तो क्या बोलोगे सीधा सीधा कि रेफरेंस फ्रेम इट इज़ अ प्लेस, या फिर सीधा सीधा कर दो कि वेयर द ऑब्जर्वर इज लोकेटेड। रेफरेंस फ्रेम वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ हमारा ऑब्जर्वर होता है, जहाँ हमारा ऑब्जर्वर बैठा होता है, जहाँ से ऑब्जर्वर चीज़ों को देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है, उस जगह को कहते हैं हम रेफरेंस फ्रेम। वही हमारी रेफरेंस फ्रेम बन जाती है जहाँ हमारा ऑब्जर्वर होता है। तो अगर मैं इस केस में पूछूं, जब मैं सी से पूछ रहा था बी के बारे में, तो ऑब्जर्वर कौन था, सी देख रहा था बी को। तो इस केस में रेफरेंस फ्रेम क्या है, सी हमारा कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो इस केस में हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है, ग्राउंड। तो सी कौन से रेफरेंस फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, सी खड़ा था ग्राउंड पे, इसलिए हमारा रेफरेंस फ्रेम बन गया ग्राउंड फ्रेम। और जब मैं ए से पूछ रहा था बी के बारे में, मतलब हमारा ए था ऑब्जर्वर, तो ए कहाँ पे है, कार में, और कार मूव कर रही है। तो इस केस में हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है, कार। तो इन केस ऑफ ए हमारा रेफरेंस फ्रेम है कार फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम वो जगह है जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर होता है। तो इस केस में हमारा ऑब्जर्वर था ग्राउंड पे, तो ग्राउंड फ्रेम में है ये। और इस केस में हमारा ऑब्जर्वर था कार में, तो ये हो गया कार फ्रेम में। ठीक है, तो ये था मोशन और रेस्ट के बारे में। फिर रेफरेंस फ्रेम आता है हमारा, रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो इसके बाद अभी टाइप्स ऑफ मोशन भी देख लेते हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। टाइप्स ऑफ मोशन, तो इनमें आ जाएगा, पहला है हमारा वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा है टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो तीनों के बारे में जानते हैं कि करके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या फिर कैसे पहचानेंगे कौन सा वन डायमेंशनल मोशन है, कौन सा 2D है, कौन सा 3D है। अभी देख के लग रहा होगा कि समझ में आ ही जाएगा कौन सा 1D है, कौन सा 2D है, इजी है, कुछ नहीं होता है। पर अभी एक क्वेश्चन दूंगा मैं, तो उसमें फंसते हैं लोग, मतलब काफ़ी लोग बता भी लेंगे, पर काफ़ी लोग फंसेंगे। तो जब भी वन डायमेंशनल मोशन की बात होती है, वन डायमेंशनल मोशन, तो जहाँ भी ये आया ना वन डायमेंशनल मोशन, सीधे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जहाँ भी वन डायमेंशनल मोशन आए, सीधा बस एक चीज़ हिट होनी चाहिए, क्या, स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है।
तो सपोज करो एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई है इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये बॉडी क्या कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं ये एक केस है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बॉडी ए से निकली और ऐसे चलते हुए इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पे पहुंच गई, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है कि नहीं? अब देख के लगेगा कि ये तो स्ट्रेट लाइन कर रही थी तो वन डायमेंशनल मोशन है। नहीं, सेम स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट लाइन, इसका पाथ चेंज हुआ है। पहले इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी, फिर इस स्ट्रेट लाइन पे आ गई, फिर इस स्ट्रेट लाइन पे आ गई। ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये 2D में आ जाएगा। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव करते जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन है, बॉडी यहाँ से निकली, यहाँ गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बैकवर्ड भी तो आ सकती है उसी स्ट्रेट लाइन पे, मतलब इसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है वो, तो तब तक ये वन डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे इसका पाथ चेंज हुआ कहीं और, तो ये 2D हो जाएगा। ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन है कि जब तक बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी तो बॉडी क्या करेगी, वन डायमेंशनल मोशन। तो जैसे 1D मोशन आता है, सीधे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, क्या है, स्ट्रेट लाइन। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 2D पे। 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन होता है कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन। अब जैसे यहाँ बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी वन डायमेंशन में, यहाँ स्ट्रेट लाइन पे ना मूव करते हुए वो एक कोई कर्व बनाएगी, किसी कर्व पे मूव करेगी। सपोज ये है, इस पाथ पे मूव कर रही बॉडी, यहाँ से निकली, यहाँ चली गई, ये पाथ फॉलो करते हुए। तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये कर्व बना रही है, ये आर्क है। मान लो ऐसे मूव कर गई, एक बॉडी यहाँ से निकली, यहाँ चली गई, ये था उसका पाथ, ऐसे गई थी। ये भी कर्व ही है एक, तो इस कर्व पे पाथ बनाते हुए बॉडी ए से बी पे चली गई, तो ये भी क्या है, 2D मोशन। तो अगर कोई बॉडी किसी एक प्लेन पे मूव करती है, मूव्स ऑन अ प्लेन, मेकिंग अ कर्वी लीनियर पाथ, तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हमारे ये प्लेन है बोर्ड, तो इस पर एक कर्व लीनियर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन। अब आते हैं 3D पे। 3D में क्या होगा, एक बॉडी यहाँ से निकली, ऐसे जा रही है, ये जा रही है ऐसे, तो अभी तक एक प्लेन पे मूव कर रही है ना, तो ये तो 2D है। अब ऐसे जाते जाते बाहर आ गई, ऐसे अभी यहाँ स्पेस में मूव करने लगी, फिर ऐसे करते 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 फिर वापस सपोज यहाँ से आगे आ गई, यहाँ आगे रुक गई। तो ये था इसका टोटल पाथ। पहले ऐसे गई, ऐसे चल रही थी इसी प्लेन पे, फिर ऐसे स्पेस में आई, फिर यहाँ से ऐसे चलते चलते फिर वापस बोर्ड पे, फिर पॉइंट बी पे। तो यहाँ क्या हुआ, बॉडी इस प्लेन पे मूव की, तो जब तक इस प्लेन पे थी तब तक क्या कर रही थी, 2D मोशन। जैसे इस प्लेन से बाहर आई, यहाँ मूव करने लगी, तो वो क्या हो गया, 3D। ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, और ये बाहर की तरफ तीसरा डायमेंशन। तो पहले 2 डायमेंशन में मूव की थी, इसमें और इसमें, इस कर्व पे, फिर आ गई तीसरे डायमेंशन में, बाहर मूव की, फिर यहाँ पे आके इस पॉइंट पे। तो ये था पूरा 3D मोशन, तीनों डायमेंशन में मूव किए इसमें। तो ऐसे मोशन को कहते हैं 3D मोशन। तो ये बेसिक अंतर है इसमें टाइप्स ऑफ मोशन में। जहाँ 1D है वहाँ दिमाग में आना चाहिए, सीधा दिमाग में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा, कुछ नहीं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बॉडी मूव कर रही होगी। तो हम स्टार्टिंग करेंगे काइनेमेटिक्स का, तो इसी से स्टार्टिंग होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन से। पहले सारा कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, फिर जाते हैं प्रोजेक्टाइल पे। तो प्रोजेक्टाइल आता है इसमें 2D मोशन में, उसमें बॉडी ऐसे कर्व बना के यहाँ से फेंकेंगे, फिर यहाँ गिर जाएगी, तो इसमें कर्व बनता है ऐसे, तो वहाँ होता है 2D मोशन।
और 3D मोशन आगे देखेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है तीनों में, ये पता होना चाहिए था। तो जो मैं कह रहा था क्वेश्चन जिसमें फंसते हैं लोग टाइप्स ऑफ मोशन के, तो सपोज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 3i कैप प्लस 2j कैप, ये उसकी वेलोसिटी है। एक और बॉडी है, उसकी वेलोसिटी दी है 4i कैप, और एक और बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इनमें बताना है, तीनों इक्वेशंस में बताना है कि किस केस में बॉडी 1D मोशन कर रही है, किस में 2D कर रही है और किस में 3D कर रही है। तो इनको देख के क्या लग रहा है, कौन सा 1D कर रहा है, कौन सा 2D, कौन सा 3D? ये देख के लग रहा होगा ये 2D मोशन है, ये 1D है, ये 3D है, ये ना। ठीक है, तो अब मेरी वाली डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैं क्या बताया था, यही कन्फ्यूजन होता है इसमें, अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब मैं बोला था कि जब भी 1D की बात हो, 1 डायमेंशनल की, तो हमेशा क्या आएगा दिमाग में, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये बनाते हैं v इक्वल टू, नहीं पहले ये कर लेते हैं, चलो v इक्वल टू 4i कैप, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z बना लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 4i कैप, मतलब इधर 4i कैप, ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको देख के लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, वेलोसिटी हमेशा x की तरफ है, तो ये तो 1D मोशन हो गया। चलो ठीक है, 1D। इसकी बात करते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप, वेलोसिटी बनाते हैं। तो 3i कैप, मान लो 3 यहाँ पे और 2j कैप यहाँ पे, 3i कैप और 2j कैप, इसका वेलोसिटी वेक्टर ये बनेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप। तो बॉडी कैसी पाथ फॉलो कर रही है, हमेशा ऐसे जा रही है, ऐसे, ये उसका पाथ, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो ऐसे जाते रहेगी वो। तो ये कैसा मोशन है अब, 2D? नहीं, ये देख के 2D नहीं होता है, 2D होता है कर्वी लीनियर पाथ पे। जब भी कर्व बनाएगी तब होगा 2D, और जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी वो क्या है, 1D। तो ये मोशन भी 1D मोशन है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही बॉडी, तो ये 1D है। अगर मैं अपनी एक्सिस चेंज कर दूँ, मैं इसको घुमा दूँ, तो मेरा x अगर यहाँ पे हो जाए और y अगर यहाँ पे हो जाए, ये ऐसे घूम गया, तो इसकी वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना, √13। तो ये मैं लिख सकता हूँ अब v इक्वल टू √13i कैप। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये चीज़ ये बन जाएगी √13i कैप। तो क्या अब स्ट्रेट लाइन लगेगा ना, हाँ, तो अब लगेगा कि 1D है। तो जब भी, इसीलिए मैं बोला था, जब भी 1D की बात है तो सीधे दिमाग में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन और कुछ नहीं। तो यहाँ ये भी 1D है। और सेम अगर ये वाला केस लें, i कैप मान लो यहाँ पे, 2j कैप और 3k कैप, तो ये कुछ स्पेस में ऐसे बनेगा इधर, ये, तो ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों 1D मोशन है, ठीक है। तो अगर वो नहीं पता होता है स्ट्रेट लाइन वगैरह वाला तुम्हें, तो ये तीनों देख के अगर कोई पूछ दे तो लगेगा कि ये 2D मोशन है, ये 1D मोशन है, ये 3D मोशन है, पर ऐसा नहीं है, ये तीनों 1D है, ठीक है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं बता रहा था वो स्ट्रेट लाइन वगैरह का, कर्व का, तो ये ज़रूरी था इसीलिए। तो बस ये टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में इतना ही है।